नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेट किए गए फॉर्म में अब भी विवादास्पद प्रश्न उल्लिखित हैं। यूएनईपी ने जारी की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2021। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को रिट्स और इनविट्स द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। भारत ने बिम्स्टेक देशों से परिवहन संपर्क के लिए मास्टर प्लान के वित्त पोषण की रणनीति पर कार्य करने का आह्वान किया। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद ने भारत की जलवायु सुभिद्रता का मानचित्रण एक जिला स्तरीय आकलन रिपोर्ट जारी की। भारत ने बिम्स्टेक देशों से परिवहन संपर्क के लिए मास्टर प्लान के वित्त पोषण की रणनीति पर कार्य करने का आह्वान किया। और अब खबरें विस्तार से। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 1 के टॉपिक जनसंख्या एवं उससे जुड़े मुद्दों से संबंधित है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेट किए गए फॉर्म में अभी भी विवादास्पद प्रश्न उल्लिखित हैं। प्रधान या जिला जनगणना अधिकारियों और प्रभारी अधिकारियों के लिए भारत की जनगणना 2021 हैंडबुक सभी राज्यों के साथ साझा की गई। भारत में जनगणना 2021 पेन और पेपर जनगणना की बजाय डिजिटल जनगणना हो गई है। पहली बार डेटा को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से एकत्रित करने का प्रस्ताव किया गया है। जनगणना के साथ साथ एनपीआर को भी पहली बार डिजिटल रूप से अपडेट किया जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पहले से ही 119 करोड़ रुपए से अधिक निवासियों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। एनपीआर के नवीनतम संस्करण में मातृभाषा, पिता और माता के जन्म स्थान और निवास के अंतिम स्थान जैसे विवादास्पद प्रश्नों को बनाए रखा गया है। कई राज्यों ने प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ संबद्ध होने और नागरिकता संशोधन अधिनियम के अभी तक लागू नहीं किए जाने की वजह से एनपीआर को अपडेट किए जाने का विरोध किया है। सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि सीएए और एनआरसी आपस में जुड़े नहीं हैं। साथ ही वर्तमान में देश भर में एनआरसी को संकलित करने की कोई योजना नहीं है। वर्ष 2003 में बनाए गए नागरिकता नियमों के अनुसार एनपीआर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर या एनआरसी के संकलन की दिशा में पहला कदम है। एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सभी सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है, चाहे वे भारत के नागरिक हों या गैर नागरिक हों। ये नागरिकता अधिनियम 1955 एवं नागरिकता, नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। एनपीआर के तहत एकत्र किए गए डेटा को राज्यों के साथ साझा किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि एनआरसी एक रजिस्टर है जिसमें सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम शामिल होते हैं। वर्तमान में केवल असम के पास ही ऐसा रजिस्टर है। अगली खबर पेपर 3 के पर्यावरण क्षेत्र से। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2021 जारी की है। ये वार्षिक रूप से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट वर्ष 2030 तक के लिए पूर्वानुमानित ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभावों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए कितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, इसके अंतर का एक अवलोकन प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। वर्ष 2030 के लिए नए या अपडेट किए गए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों और घोषित प्रतिबद्धताओं का वैश्विक उत्सर्जन तथा वर्ष 2030 में उत्सर्जन अंतराल पर केवल सीमित प्रभाव पड़ा है। इससे वर्ष 2030 के अनुमानित उत्सर्जन में केवल 7.5% की कमी की संभावना है। यदि व्याप्त अंतराल इस पूरी शताब्दी में जारी रहता है तो इसके तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। ये यूएनईपी की पिछली रिपोर्ट में किए गए 3 डिग्री सेल्सियस पूर्वानुमान से कुछ ही कम है। आइए बताते हैं ग्रीन रिकवरी के लिए सिद्धांत। इसके तहत प्रतिबद्धताओं को बनाए रखना, जिसमें कि वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्य और पेरिस समझौते के राजकोषीय खर्च को एनडीसी से अलग प्रगति के संकेतक के रूप में बनाए रखने की जरूरत है। दूसरा है लोचशीलता का निर्माण। इसमें प्रकृति आधारित समाधानों पर बल देकर जलवायु जोखिम को कम करने और प्रभावी आपदा प्रबंधन में निवेश करना शामिल है। वहीं तीसरा है केंद्रीकृत सहभागिता। ये अत्यधिक संवेदनशील की रक्षा करना, साथ ही विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, लिंग संबंधी, निर्जातीय और आयु समूहों की विविध प्राथमिकताओं को मिश्रित करना इसके तहत शामिल है। चौथा सिद्धांत है निजी क्षेत्र को समर्थन। इसके तहत लघु और मध्यम आकार के उद्यम
उद्यम एवं अनौपचारिक उद्यम असुरक्षित हैं। ये अधिकांश वैश्विक रोजगार के लिए जिम्मेदार हैं और इनके द्वारा तेजी से हरित नवाचार लाया जा सकता है। 5वां है गठबंधन का निर्माण, जिसमें व्यापार और नवाचार नेटवर्क का निर्माण पुनर्प्राप्ति का समर्थन कर सकता है। साथ ही साझा शासन दृष्टिकोण विकासशील देशों में पुनर्प्राप्ति के लिए राजकोषीय स्थान सृजित कर सकते हैं। अगला सिद्धांत है परिवर्तन को तीव्र करना। इसके तहत ऐसे बाजारों को प्रोत्साहित किया जाएगा जहां परिवर्तन सुचारू रूप से हो रहा है, जैसे कि अक्षय ऊर्जा। साथ ही जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को सीमित करना और हरित परिवर्तन पर सशर्त दूषित ऊर्जा राहत देना शामिल है। अगला है पारदर्शिता को प्राथमिकता देना। इसमें पारदर्शी और समावेशी नीति परामर्श आवश्यक है। इसके तहत खर्च में पर्यावरणीय सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और न ही अस्थिर घाटे उत्पन्न होने चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तापन को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए उत्सर्जन में 30% कटौती की जरूरत है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 55% कटौती की जरूरत है। वर्तमान शुद्ध शून्य लक्ष्य शताब्दी के अंत तक भूमंडलीय तापन को लगभग 2.2 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित कर सकते हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन, अपशिष्ट और कृषि क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन में कमी से कम अवधि में उत्सर्जन अंतराल को भरने और तापन को कम करने में सहायता मिल सकती है। कोविड-19 महामारी की वजह से वर्ष 2020 में वैश्विक जीवाश्म स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में अभूतपूर्व 5.4% की गिरावट दर्ज की गई थी। वर्ष 2021 में उत्सर्जन में एक व्यापक विपरीत प्रवृत्ति उत्पन्न होने की उम्मीद है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को रिट्स और इनविट्स द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन ऋण लिखित विनियम 2021 में संशोधन किया है। इस संशोधन से एफपीआईज रियल एस्टेट निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास यानी रिट्स और इनविट्स द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने रिट और इनविट को शासित करने वाले नियमों में संशोधन किया था। ये संशोधन दिसंबर 2017 से प्रभावी हुआ था। इसका उद्देश्य रिट्स और इनविट्स द्वारा सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने का प्रावधान करना था। हालांकि आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के तहत सक्षमकारी प्रावधानों की कमी की वजह से ये व्यावसायिक न्यास एफपीआई से ऋण निधि को प्राप्त करने में असमर्थ थे। अब इस कदम के लाभ ये होंगे कि ये रिट्स और इनविट्स के लिए वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराएगा, दीर्घकालिक पूंजी और तरलता तक पहुंच प्रदान करके निधि की लागत को कम करेगा। एफपीआईज के लिए इसके लाभ ये हैं कि ये विश्व स्तर पर व्यापार ट्रस्ट ऋण में सबसे बड़े निवेशकों में से हैं। इसका कारण ये है कि इनकी ऋण देने और जोखिम उठाने की क्षमता उनकी देयता प्रबंधन जरूरतों को पूरा करती है। ये नवीनतम कदम भारत में भी उनके लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित ऋण निवेश विकल्प उपलब्ध करवाता है। हालांकि समग्र अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो देश में सड़कों, बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए इससे पूंजी में वृद्धि होगी। दरअसल रिट एक निवेश साधन है। ये निवेश ग्रेड और आय उत्पादक अचल संपत्तियों जैसे कि कार्यालयों, मॉल आदि का स्वामित्व ग्रहण या प्रबंधन करता है। साथ ही ऐसी कोई भी संपत्ति जो वार्षिक आधार पर राजस्व का निर्माण कर सकती है उसका भी प्रबंधन करता है। वहीं इनविट निवेश न्यास है। ये कई निवेशकों से छोटी धनराशि प्राप्त करते हैं और उस राशि को ऐसी परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं जो एक निश्चित समय में नकदी प्रवाह प्रदान करती है। ये रिट के समान है, लेकिन वे सड़कों या राजमार्गों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करते हैं। ये परियोजनाएं स्थिर नकदी प्रवाह उत्पन्न करने में कुछ समय लेती हैं। अगला टॉपिक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद ने भारत की जलवायु सुभेद्यता का मानचित्रण एक जिला स्तरीय आकलन रिपोर्ट जारी की है। CEEW ने भारत के 640 जिलों का अत्यधिक बाढ़, सूखे और चक्रवातों के प्रति उनकी सुभेद्यता के संदर्भ में विश्लेषण किया है। ये जलवायु सुभेद्यता सूचकांक पर जिलों को रैंकिंग प्रदान करती है। ये रैंकिंग स्थानिक अस्थायी विश्लेषण का उपयोग करते हुए इन जिलों के जोखिम, संवेदनशीलता और अनुकूलन क्षमता के आधार पर दी जाती है। आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। 80% से अधिक भारतीय जलवायु जोखिमों के प्रति सुभेद्य जिलों में रहते हैं। इनमें से
से प्रत्येक 5 भारतीय अत्यधिक सुभिद्ध क्षेत्रों में निवास करते हैं। सर्वाधिक सुभिद्ध जिले असम के धेमाजी और नगांव, तेलंगाना के खम्मम, ओडिशा के गजपति, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम, महाराष्ट्र का सांगली और तमिलनाडु का चेन्नई है। इस रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं की गई हैं, जैसे कि एक उच्च रिजोल्यूशन वाला जलवायु जोखिम एटलस विकसित करना चाहिए। ये एटलस जिला स्तर पर महत्वपूर्ण सुभिद्धताओं का मानचित्रण करेगा। पर्यावरण को जोखिम से मुक्त करने वाले मिशन के समन्वय के लिए एक केंद्रीकृत जलवायु जोखिम आयोग की स्थापना करनी चाहिए। जलवायु के प्रति संवेदनशील भू आकृतियों के पुनर्निर्माण से चरम जलवायवीय घटनाओं के विरुद्ध प्राकृतिक आघात अवशोषक बनाने होंगे। अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे की योजना के साथ जलवायु जोखिम प्रोफाइलिंग को एकीकृत करना चाहिए। जलवायु जोखिम से संबद्ध अनुकूलन वित्त पोषण प्रदान करना चाहिए। एक जिलेवार जलवायु कार्य योजना की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत के लिए इसे लागू करने में सक्षम होने के लिए जलवायु वित्त महत्वपूर्ण है। अगली खबर पेपर 2 के महत्वपूर्ण संस्थानों से संबंधित है। भारत ने बिम्स्टेक देशों से परिवहन संपर्क के लिए मास्टर प्लान के वित्त पोषण की रणनीति पर कार्य करने का आह्वान किया है। भारत ने बिम्स्टेक यानी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल देशों से परिवहन कनेक्टिविटी के लिए 126 अरब डॉलर के बिम्स्टेक मास्टर प्लान को लागू करने के लिए सामूहिक रूप से एक रणनीति विकसित करने का आह्वान किया है। इस योजना में वस्तुओं और लोगों की आवाजाही में वृद्धि करने के लिए मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे कुशल ट्रांजिट सुविधाओं के साथ साथ संपूर्ण क्षेत्र में निर्बाध आवाजाही संभव हो सकेगी। इसके अलावा सदस्य देशों ने बिम्स्टेक तटीय नौवहन समझौते और मोटर वाहन समझौते को अंतिम रूप देने में भी गति हासिल की है। ये क्षेत्र में अंतर क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करेगा। ये सार्क, आसियान, ACMECS, सासेक और BBIN पहल आदि जैसे कई अन्य क्षेत्रीय समूहों को जोड़ता है। इस क्षेत्र में संचालित प्रमुख संपर्क परियोजनाएं हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना। ये परियोजना बंगाल की खाड़ी के माध्यम से म्यांमार के सितवे बंदरगाह को पश्चिम बंगाल में हल्दिया से जोड़ता है। इसके अलावा भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, ये भारत के मोरे है, म्यांमार के बगान और थाईलैंड के माइसोट को आपस में जोड़ेगा। भारत 2 महत्वपूर्ण सड़क खंडों के निर्माण में सहायता करने के लिए सहमत हुआ है। ये है कलेवा यग्गी 120 किलोमीटर की और तमु काइगोन कलेवा मार्ग यानी TK के मार्ग, जिस पर 59 पुलों का निर्माण किया जाना है। बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा जो चीन के यूनान प्रांत के कुनमिंग को कोलकाता से जोड़ता है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। मोटरसाइकिल पर ले जा रहे बालक के सुरक्षा प्रावधानों के लिए मसौदा नियम। मोटर यान अधिनियम 1988 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल पर सवार करने वाले या ले जाए जाने वाले 4 वर्ष से कम आयु के बालकों की सुरक्षा के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं। इन मसौदा नियमों की विशेषताएं ये हैं कि बच्चे को मोटरसाइकिल के चालक से बांधने के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा। सीट के पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल के बालक को अपना क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट पहनना चाहिए। ऐसा हेलमेट बालक के सिर पर फिट बैठना चाहिए। इसके अलावा बच्चे के साथ यात्रा करते हुए मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला है निचले हवाई क्षेत्र में ड्रोन के लिए यातायात प्रबंधन नीति की रूपरेखा को अधिसूचित किया गया। नागर विमानन मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन नीति को अधिसूचित किया है। ये नीति 1000 फुट से नीचे के हवाई क्षेत्र में उड़ने वाले ड्रोन या मानव रहित विमान पर लागू होगी। आपको बता दें कि वर्तमान हवाई यातायात प्रबंधन नियमों को मानव रहित विमानों या ड्रोन के यातायात को संभालने के लिए तैयार नहीं किया गया है। इस नीति में देश भर में ड्रोन यातायात के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक और निजी सेवा प्रदाताओं को अनुमति दी गई है। ये अत्यधिक ऑटोमेटेड और एल्गोरिदम से संचालित सॉफ्टवेयर सेवाओं के माध्यम से निचले हवाई क्षेत्र में मानव रहित हवाई वाहनों का प्रबंधन कर सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। पिछले 1 वर्ष में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने ऑनलाइन विक्रेताओं को विधिक माप विज्ञान यानी पैकेज में रखी हुई वस्तुएं नियम उल्लंघन के लिए कई नोटिस जारी किए हैं। ये उल्लंघन मुख्य तौर पर उद्गम देश के डेट ऑफ एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर आदि की गलत जानकारी से संबंधित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित CCPA का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी
कार्रवाई करके उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके पास उपभोक्ता से प्राप्त शिकायत, स्वतः संज्ञान या केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर मामलों पर पूछताछ और जांच करने का अधिकार है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के चरण 2 का शुभारंभ किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप को संकल्प योजना के तहत आरंभ किया गया था। ये 21 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के उन युवाओं के लिए 2 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम है जिनके पास भारतीय प्रबंधन संस्थानों से सार्वजनिक नीति और प्रबंधन के क्षेत्र में पहले से ही कुछ स्तर की शैक्षणिक या व्यावसायिक विशेषज्ञता है। संकल्प योजना को जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। ये विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से संचालित कार्यक्रम है। संकल्प का पूरा नाम है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, यानी आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। इस कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप वाले छात्र या फेलो समग्र कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को समझेंगे और संबंधित जिला कौशल समितियों की मदद करेंगे। जिला कौशल विकास योजनाओं को तैयार करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप वाले छात्र को जिला कौशल समितियों से जोड़ा जाएगा। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने वैश्विक भागीदारी के साथ साझेदारी में भारत में कौशल विकास के लिए अपनी तरह के पहले और सबसे बड़े इम्पैक्ट बॉन्ड की शुरुआत की है। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड पहला ऐसा इम्पैक्ट बॉन्ड है जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदार, सार्वजनिक निजी भागीदारी संगठन और NSDC शामिल हैं। इस गठबंधन द्वारा भारत में 50,000 युवाओं को अगले 4 वर्षों के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए $14.4 मिलियन राशि जुटाई गई है। नासा ने आकाश गंगा यानी गैलेक्सी के बाहर ग्रह के संकेतों का पता लगाया है। खगोलविदों ने इतिहास में पहली बार मिल्की वे से बाहर एक गैलेक्सी में ग्रह के समान प्रतीत होने वाले एक खगोलीय पिंड का पता लगाया है। ये खोज उन्होंने नासा के चंद्रा एक्स-रे वेधशाला टेलीस्कोप से की है। बिना नाम वाला ये एक्सोप्लैनेट मिल्की वे से लगभग 28 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित M51 या वर्लपूल गैलेक्सी में मौजूद है। सौर मंडल से बाहर स्थित किसी ग्रह को एक्सोप्लैनेट यानी बहिर्ग्रह कहा जाता है। आपको बता दें कि 1990 के दशक से खगोलविदों ने 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, लेकिन ये सभी मिल्की वे में पाए गए थे। मिलीमीटर वेव या मिलीमीटर बैंड या अत्यधिक उच्च आवृत्ति बैंड। हाल ही में ट्राई ने अपने आधार मूल्य तक पहुंचने के लिए 5G सेवाओं के लिए उपलब्ध MM वेव बैंड स्पेक्ट्रम की मात्रा के बारे में जानकारी मांगी है। MM वेव 10 मिलीमीटर यानी 30 गीगाहर्ट्ज और 1 मिलीमीटर यानी 300 गीगाहर्ट्ज के बीच सामान्य तरंग दैर्घ्य वाला बैंड स्पेक्ट्रम है। भारत में दूरसंचार कंपनियां 5G सेवाओं के लिए 3.6 गीगाहर्ट्ज के मौजूदा मिड बैंड स्पेक्ट्रम के साथ साथ राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2018 में 26 से 28 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड को शामिल करना चाहती हैं। ये 5G और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशाल डेटा ले जाने की क्षमता की वजह से ये 5G लागत को काफी कम कर देगा। जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश। लंदन एंड पार्टनर्स और डीलरूम कंपनी द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में जलवायु प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने के लिए काम करने वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों का विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक जलवायु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्ष 2021 में किया गया निवेश वर्ष 2020 के निवेश से ज्यादा है। ये परिदृश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में वैश्विक तकनीकी उद्योग के महत्व को दर्शाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य पूर्ण कराइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।